विकास की एवज में हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है, मानव समाज को उसके लिए कितना अपनी निहित ज़रूरतों को छोड़ना पड़ा है, छोड़ने के लिए विवश हुआ है, चाहे वह उसके अपना खुद का भू क्षेत्र हो या पर्यावरण हो या अन्य चीज़ें हों। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया कि विकास के मॉडल के बारे में पुनर्विचार किया जाए, सोचा जाए। तो अब हम आते हैं, इससे पहले कि हम उस बिंदु पर सोचें, थोड़ा हम उसका विकास का मूल्यांकन करें। विकास का मूल्यांकन का मायने है कि कुल मिलाकर सतत विकास और विकास दोनों की जब हम तुलना करें तो हम सतत विकास को प्राथमिकता दें। निश्चित ही हम प्रगति और विकास से जुड़े क्रियाकलापों को रोक तो सकते नहीं। जो भी परिवर्तन हो रहा है वो प्रगतिशील है, प्रगति की ओर ले जाता है। अंततः वो हमें निश्चित रूप से प्रगति की ओर तो ले जाता ही है, और इसका मतलब विकास उसमें सम्मिलित है। इस समय हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कम से कम समय में उसमें उत्पादन हो जाता है, बहुत सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, और चूंकि उत्पादन बहुत है, मार्केट में सप्लाई बहुत है, वस्तुओं की कीमतें भी कम रहती हैं। अधिकांश वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं। आप देखेंगे जो चीज़ें, जो सामान 19वीं शताब्दी के काल में उनकी जो कीमतें होती थी, आज उनकी कीमत बहुत कम है। कारण भारी मात्रा में उसका निर्माण होना, मशीनीकरण के कारण। अनेक वस्तुएं और अनेक सेवाएं, जिसको हम सर्विसेज कहते हैं, जो पहले लोगों की पहुंच से बाहर थी, अब वो सब दर दर मिल जाती हैं, हर जगह उपलब्ध हैं। करोड़ों लोग, दुनिया के करोड़ों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। आप किसी भी एक वस्तु की बात करें जो विश्व के किसी एक कोने में उत्पादित होती है, लेकिन उसकी मांग पूरी दुनिया में हो जाती है, और उसकी उपलब्धि भी, उसकी उपलब्धता पर भी कोई शंका नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा विकास का एक पहलू है। अब लोग बिना किसी कठिनाई के तुलनात्मक दृष्टि से आराम का जीवन, विलासिता का जीवन जी रहे हैं। ये तो है विकास का एक पहलू, विकास का एक पक्ष। सभी सामानों की उपलब्धता, सभी सामानों की कीमत कम होना, विलासिता के जीवन की संभावना, कम समय में सामान मिल जाना, आदि आदि। संचार और परिवहन का इस विकास की प्रक्रिया में बहुत अहम योगदान है। संचार और परिवहन के जो उन्नत साधन हुए हैं, जिसमें हम हवाई जहाज़ लें, तेज़ गति से चलने वाले पानी जहाज़ लें जो माल ढुलाई का कार्य करते हैं, रेलगाड़ियों की बात करें, इस संसाधनों ने दुनिया के विभिन्न देशों को एक दूसरे से निकट लाया है। संचार के माध्यम ने, जिसमें इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, इन सुविधाओं ने तो हमको इतना निकट कर दिया है, मानो वे सभी हमारे पड़ोसी हैं जिनसे हमको संपर्क करना है। बहुत निकट आ गए हैं। वैश्वीकरण इसी को कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन इसी को कहते हैं। वैश्वीकरण में श्रमिकों की हिस्सेदारी काफ़ी कम रही है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों में पूंजी, माल और सेवाओं का लगातार निर्बाध गति से प्रवाह हो रहा है, किंतु
किंतु इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक जो आपने सुने मेरी बातें विकास के मूल्यांकन के संबंध में, ये सब विकास के उन पक्ष की ओर इशारा कर रही हैं जिसने मानव जीवन को खुशहाल बनाने में मदद की है। लेकिन किंतु उद्योगों द्वारा अर्जित लाभ, ये जो औद्योगिकरण हुआ है, ये जो आधुनिकीकरण हुआ है, इस सब का लाभ श्रमिकों के लिए बहुत कम रहा है। श्रमिकों की हिस्सेदारी इसमें बहुत कम रही है। हम सभी गरीब लोगों के उन्मूलन और वैश्वीकरण से उत्पन्न असमानताओं को कम करने में लगे हुए हैं। एक और विकास की बात करते हैं, और विकास की बात करते हुए हमारा लक्ष्य जो होता है वह रहता है कि निर्धन लोगों को, निम्न तबके के लोगों में के जीवन शैली में सुधार हो। लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं कि ऐसा वास्तव में नहीं हो रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं उनके सुधार की, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उच्च वर्ग के लोगों को मिला है। भले ही हम वैश्वीकरण के मद्देनजर गरीबों के उन्मूलन के लिए सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं, उनके बीच की असमानता की खाई को कम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और विकास का अर्थ यही है कि हम सतत रूप से इसका प्रयास करते रहें, विकास को बढ़ावा देते रहें। तो ये सतत प्रयास क्या है, सतत विकास क्या है? अब केवल विकास की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है सतत विकास, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। ये जो शब्द आया है सतत विकास, ये बहुत रीसेंट है, बहुत नया है। लगभग 1980 के दशक में इस शब्द का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लगा, जब 1987 में पर्यावरण और विकास संबंधी विश्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सतत विकास की अवधारणा का पहला उल्लेख 1987 में होता है, और वह भी किसके द्वारा? विश्व आयोग द्वारा, जो विकास संबंधी मामले के लिए बनाया गया था। इसने सतत आयोग को, सतत विकास को एक नए तरीके से परिभाषित किया, और इसने कहा ऐसा विकास जो हमारी आज की ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ, आज की ज़रूरतों की पूर्ति के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को अनदेखा ना करे, वही कहलाएगा सतत विकास। और हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए। हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें, हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति कर सकें, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ी, उनकी ज़रूरतों को अनदेखा ना किया जाए। क्या मायने हैं? आज जब हम विकास की दौड़ में भाग रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे लिए जितना तेल का उत्खनन, जितना संसाधनों का उत्खनन करना है, वह ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं है। क्या इतने ज़्यादा उत्खनन से बचा जा सकता है? क्या प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग करने से हमारे अपने ऐशो आराम में, हमारे अपने जो विलासिता में कुछ कमी आएगी? यदि नहीं, तो फिर हम इनके उपयोग को कम करें, जितना कम कर सकते हैं भरसक कम करें, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को इसका फ़ायदा मिले। हमको ऐसी सोच को लाने की ज़रूरत है, ऐसी सोच को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो सतत विकास अब एक जिस ढंग से परिभाषित किया गया है, वह आज के आधुनिक युग का लक्ष्य हो चुका है। जैसा मैंने बताया, इस परिभाषा में सतत विकास में 3 बातें शामिल हैं। 3 बातें, 3 बिंदु आप पाएंगे इसमें शामिल हैं। पहला,
उन्नत जीवन स्तर, उन्नत जीवन स्तर इसका लक्ष्य इस परिभाषा में। लेकिन जोर किस बात पर है? सभी के जीवन का, सभी के लिए उन्नत जीवन स्तर की आवश्यकता। दूसरा, बेहतर संरक्षित और नियंत्रित पर्यावरण, पर्यावरण पर नियंत्रण रखा जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नियंत्रित हो, बैलेंस्ड और कंट्रोल्ड हो। कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड उपयोग किसका? पर्यावरण का। तो दूसरा बिंदु है बेहतर संरक्षित और नियंत्रित पर्यावरण, तथा तीसरा सुरक्षित और अधिक समृद्ध भविष्य, अर्थात सतत विकास में तीसरा बिंदु बहुत अहम हो जाता है, जो आज के विकास के मॉडल में उपस्थित नहीं है, और वह है कि हमें भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान में जीना चाहिए। तो तीसरा बिंदु बहुत अहम है सतत विकास की दृष्टि से, सुरक्षित और अधिक समृद्ध सुनहरा भविष्य। ये है सतत विकास का मॉडल। अब सवाल ये उठता है, कहना तो बहुत सरल है कि सतत विकास की आवश्यकता है, पर इसे कैसे पाया जाए? किस प्रकार हम वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी के दावे के साथ संतुलित करेंगे? हमें भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान विकास करना होगा, ये तो तय है। दूसरे शब्दों में, भविष्य की पीढ़ी का जो दावा है, उनका जो अधिकार है, उससे उन्हें बिना वंचित किए हम कैसे अपने वर्तमान को संतुलित बनाए रखें, संयमित बनाए रखें, संरक्षित बनाए रखें और जीवन स्तर को उच्च से उच्च स्तर पर ले जा सकें, ये आज चिंता का विषय है। इस पे हमें सोचना है। तो यदि हम इसकी बात करें कि किस प्रकार हम वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ी के दावे के साथ संतुलित करें, वर्तमान बनाम संतुलित, वर्तमान बनाम भविष्य की पीढ़ी, तो बात आती है कि विकास के ऊपर जो भी हमने पढ़ा, जो भी समझा है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि विकास के बारे में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो सर्वसम्मत हो, और न ऐसा हो सकता है। पूर्व में भी ऐसा कोई सा मॉडल नहीं था जिसे सभी लोगों ने स्वीकार किया हो और जिसे सभी काल में स्वीकार किया गया हो। यानी क्षेत्र के साथ साथ मॉडल बदलता है, विकास का मॉडल, और समय के साथ साथ भी विकास के मॉडल में बदलाव आते हों। तो ये बात आपको इस अध्ययन से स्पष्ट हो गई होगी। आज भी कमोबेश स्थिति यही है कि भले ही पूंजीवादी व्यवस्था विश्व में ज़्यादा फैली है, लेकिन अब उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था का पुट डाला जा रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र का बोलबाला हो, और ये भी लेकिन सब जगह नहीं है। कुछ जगह आज भी साम्यवादी व्यवस्था बतौर कायम है। विशेष रूप से दूसरे विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 से लेके आज तक का जो 70 वर्ष का काल हो गया है, या 75 वर्ष का काल माने, तो ये बात सबको माननी होगी कि इतने वर्षों में कोई राजनीतिक या आर्थिक विशेषज्ञ विकास का कोई ऐसा मॉडल या प्रतिमान विकसित नहीं कर पाए जो सभी को स्वीकार्य हो। 70 वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए, लेकिन विकास का एक ऐसा मॉडल जो सर्वसम्मत हो, जो सर्वकालीन हो, जो सर्व स्वीकार्य हो, अभी तक मॉडल के विशेषज्ञ भी, विकास के विशेषज्ञ भी ऐसा सामने नहीं रख पाए हैं।
विश्व में हम देखें तो दो तरीके के देश हैं। एक तो विकसित, वे देश जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं और इस कारण वो अधिक विकसित हो गए। पहली श्रेणी वे देश जिनकी भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं और इसी कारण वो विकसित हो गए। और दूसरी श्रेणी वो है जिनके पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है और जिनकी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। संसाधनों का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव और अनुकूल या प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थिति। ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, जलवायु की अपनी समस्या रहती है जिसकी वजह से ये लोग विकास नहीं कर पाते। बहुत ही आर्द्र मौसम, बहुत ही उष्ण शुष्क मौसम, अत्यधिक गर्मी वाला मौसम, जैसे भूमध्य रेखा से लगे हुए क्षेत्र में आप देखेंगे ये अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र है। बहुत बारिश भी होती है यहाँ। प्राकृतिक संसाधनों की उस हद तक कमी है, या यदि प्राकृतिक संसाधन है तो उसका दोहन करने के लिए जो उचित साजो सामान चाहिए उसकी कमी है, उचित तकनीक चाहिए उसकी कमी है, और इसलिए ये देश विकसित नहीं कर हो पाए, ये अविकसित ही बने रहे। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो अमेरिका में एक बहुत रोचक तथ्य है। अमेरिका को देखिए, विश्व की 7% आबादी वहाँ रहती है। इतने विशाल भूभाग में विश्व की 7% पॉपुलेशन वहाँ रहती है, यानी हर 100 में 7 व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं। लेकिन विश्व के सकल उत्पाद में ये आर्थिक विकास को समझने के लिए सकल उत्पाद का जो पैमाना है, जो आज सबसे ज़्यादा प्रचलित है, उस पैमाने में यदि देखा जाए तो विश्व के सकल उत्पाद का 50% हिस्सा केवल अमेरिका में, और जनसंख्या कितनी? केवल 7%। विश्व की जनसंख्या का मात्र 7% जिस जगह में रह रहा हो वह विश्व का सकल उत्पाद का 50% हिस्सा ले लेता है। कितना बड़ा विरोधाभास, कितनी बड़ी विडंबना। ऐसे में उसका लाभ उठाकर इन्होंने बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर लिए हैं, और जैसे कहते हैं ना कि धन, जितना धन होगा उतना ही वह मल्टीप्लाई होता है, उतनी ही जल्दी वो गुणात्मक दृष्टि से बढ़ता है, मात्रा के मामले में उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। तो उसका लाभ उठाकर अमेरिका जैसा देश और बड़े उद्योग, उससे भी बड़े उद्योग, और दिनों दिन नए नए बड़े बड़े उद्योग स्थापित कर रहा है और इसलिए और अमीर होते चले जा रहा है। इसके विपरीत हम अविकसित देशों को देखें जो लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते रहते हैं, चाहे वे बाढ़ हों, भूकंप हों, सुनामी जैसी बातें हों या अन्य तरह के अकाल हो। तो इन देशों में प्राकृतिक आपदाओं का आना एक सामान्य प्रक्रिया है, और जिसके कारण वे अमेरिका के विकास के मॉडल को अपना ही नहीं सकते। अमेरिका का विकास का मॉडल सर्वश्रेष्ठ मॉडल इस दृष्टि में है कि मात्र 7% जनसंख्या विश्व के 50% सकल उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। निश्चित रूप से मॉडल के रूप में देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ है विकास के लिए, लेकिन ये वाला मॉडल उन देशों में संभव नहीं है। इस मॉडल को उन देशों में लागू करना संभव नहीं है जो आज अविकसित देशों की श्रेणी में है। क्यों? प्राकृतिक संपदाओं की कमी, जलवायु का साथ न देना, भौगोलिक दृष्टि से परिस्थितियां अनुकूल ना होना, आदि आदि। जापान का उदाहरण ले, एक और अमेरिका, दूसरी ओर जापान।
जापान में अमेरिका का मॉडल तो कतई अपनाया नहीं जा सकता, कतई अख्तियार नहीं किया जा सकता। जापान ही क्यों, हम भारत और चीन की भी बात करें तो वहाँ भी अमेरिकी मॉडल उचित नहीं है। जापान तो ऐसे छोटा देश है, लेकिन चीन तो विशालकाय है, लेकिन वहाँ भी अमेरिकी मॉडल को अपनाया नहीं जा सकता। आज भी ये माना गया है कि जिस प्रकार विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो सभी देशों में लागू हो सके, जो सभी देशों में अपनाया जा सके, उसी प्रकार विकास का कोई ऐसा मॉडल भी नहीं है जो चिरस्थायी है। विकास का कोई ऐसा मॉडल भी नहीं है जो निरंतर सतत रूप से वही बना रहे। अर्थात समय और परिस्थितियों के अनुसार विकास का प्रतिमान बदलता रहता है। इस पूरे अध्याय के अध्ययन का निष्कर्ष यही है कि विकास क्या है, परिभाषा क्या है, ये सब तो हमने समझा, विकास की अच्छाई बुराई सब समझा, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। किससे? विकास की अच्छाइयों से और विकास की बुराइयों से भी। और अंत में ये सबको स्वीकार करना होगा कि विकास का कोई सा भी एक वैश्विक मॉडल नहीं हो सकता और विकास का कोई एक सतत मॉडल नहीं हो सकता। परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार, स्थितियों, जगह के अनुसार वो बदलता रहता है, सतत रूप से बदलता रहता है। महात्मा गांधी ने भारत में जो विकास का मॉडल दिया था और जो उन्होंने भारत के लिए अपनाया था, क्या वो मॉडल आज भी अपनाया जा सकता है? क्या गांधी जी के गांधीवादी मॉडल से आज भी वे परिणाम पाए जा सकते हैं जो अन्य पश्चिमी देशों ने पाए थे? भारत में तो निश्चित रूप से अब ऐसा लगता है कि वह मॉडल आज की तारीख में नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि आज के हालात और 1947 की हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। आज की स्थिति बदल चुकी है। भौगोलिक स्थिति तो वही रही, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से पश्चिमी देशों की तुलना करने पर इसमें भारी परिवर्तन आया है। और इसलिए गांधीवादी मॉडल को यथावत आज के परिप्रेक्ष्य में भारत में भी लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा विचारकों का कहना है, क्योंकि हालात पूरी तरह बदल गए हैं। 1917 में हम दूसरा उदाहरण लें, 1917, जब 1917 की बात आती है तो रूस की क्रांति या प्रथम विश्व युद्ध का लगभग समाप्त होना, मैं रूस की क्रांति की बात कर रहा हूँ। 1917 में जब रूस की क्रांति होती है तो उन्होंने विकास का मार्क्सवादी मॉडल अपनाया, साम्यवादी मॉडल। 50 वर्ष बाद क्या हुआ, या 60 वर्ष बाद, 1990 में वही रूस, वही सोवियत संघ जिसने साम्यवादी मॉडल को अपनाकर महाशक्ति का दर्जा प्राप्त किया, वह 1990 आते आते 15 देशों में टूट गया। तो क्या साम्यवादी मॉडल असफल मॉडल है? क्या पूंजीवादी मॉडल असफल मॉडल है या सफल मॉडल है? हम किसी के लिए भी यह निष्कर्ष इस तरीके से नहीं निकाल सकते। 1917 में साम्यवादी मॉडल सोवियत संघ के लिए सर्वोच्च मॉडल रहा। ये उसी साम्यवादी मॉडल का ही परिणाम था कि सोवियत संघ एक विश्व की महाशक्ति के रूप में मात्र 30 वर्षों में उभर गया। उस समय के हालात में सोवियत संघ के लिए वही सर्वश्रेष्ठ था। बाद के 50 वर्षों में रूस के हालात में परिवर्तन आया। रूस एक कृषि प्रधान देश से औद्योगिक राष्ट्र के रूप में बदल गया। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी बहुत विकास किया और पूंजीवाद को
चैलेंज किया, पूंजीवाद को चुनौती देने लगा। साम्यवादी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था को कड़ी टक्कर देने लगी। यही साम्यवादी व्यवस्था अंततः सोवियत संघ को ले डूबी। इसी साम्यवादी व्यवस्था के अंदर निहित विरोधाभास के ही परिणाम स्वरूप सोवियत संघ विघटित हो गया। विकास का मार्क्सवादी प्रतिमान पीछे छोड़ दिया गया और जो 15 देशों में वह टूटा था, उसमें से अधिकतर देशों ने पूंजीवादी मॉडल की ओर अपने को मोड़ लिया। मात्र सोवियत संघ का एक देश रूस साम्यवादी रहा। बाकी लोगों ने विकास के भौतिकवादी मॉडल को, जिसे हम पूंजीवादी मॉडल कहेंगे, उसकी ओर मुखातिर हो गए, उसकी ओर मुड़ गए। चीन की यदि बात करें, चीन की अर्थव्यवस्था पर हम नज़र डालें तो यहाँ भी यही लगता है कि अपने आप को संसार का ये सबसे बड़ा साम्यवादी देश बताता है और है साम्यवादी देश। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन की साम्यवादी विचारधारा या साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था में अब लगातार आज विकास के पूंजीवादी मॉडल का बोलबाला बढ़ रहा है। पूंजीवादी विकास के पूंजीवादी मॉडल के आधार पर ही चीन अब अपने को स्वयं को विकसित करने में लगा हुआ है। साम्यवादी विचारधारा को पीछे छोड़ता हुआ जहाँ तक राजनीतिक व्यवस्था है चीन की, वह साम्यवादी विचारधारा पर आधारित आज भी है। लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था है, उसमें उसने पूंजीवादी विचारधारा को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान देना प्रारंभ कर दिया है। तो वहाँ की विचारधारा भी बदल रही है। भारत की बात करें तो भारत में एक अलग ढंग का मॉडल आया। स्वतंत्र भारत में विकास के लिए हमने एक समाजवादी मॉडल अपनाया, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। समाजवादी मॉडल में हम कहेंगे कि हमने एक मिश्रित व्यवस्था अपनाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि हमने पूंजीवादी विचारधारा के कुछ गुणों को लिया, साम्यवादी विचारधारा के कुछ गुणों को लिया और दोनों के मिश्रण से एक नई अर्थव्यवस्था अपने देश में लाने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ ऐसी थी कि जिसमें बड़े बड़े जो कार्य थे, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं थी, उस पर सरकार का नियंत्रण था। लेकिन छोटी योजनाएं ये पूरी तरह से निजी हाथों में थी। न हम पूर्ण रूपेण पूंजीवादी व्यवस्था रखे और न ही पूरी तरह से हमने साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया। साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने का लक्ष्य, साम्यवादी व्यवस्था के उन गुणों को हमने लिया जो समाज के निम्न तबके के लिए फ़ायदेमंद होती, ऐसा मानकर उन्हें हमने लिया। और पूंजीवादी व्यवस्था के उन बिंदुओं को हमने लिया जिसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़े बांध, बड़े स्तर पर किए जाने वाली परियोजनाओं पर सरकार का नियंत्रण बना रहे। लेकिन आज स्थितियां बदल गई हैं, आज हालात बदल गए हैं। भारत के अंदरूनी हालात और विश्व स्तर पे भी पूरी दुनिया बदल चुकी है। आज भारत में भी विकास के लिए आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद का मॉडल हमने ले लिया है। साम्यवादी विचारधारा को जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत उसके कुछ बिंदुओं को लिया था, अब हमने उसको भी त्याग दिया है और एक तरीके से हम आर्थिक उदारवाद और पूंजीवाद के मिश्रण को लेकर चल रहे हैं। पश्चिमी बंगाल पिछले 25-30 वर्षों से वहाँ पे, अभी 10 वर्ष पहले तक
लगभग 30 वर्ष तक वहाँ कम्युनिस्ट शासन रहा। वहाँ बंगाल सरकार द्वारा भारतीय पूंजीपतियों को नहीं बल्कि विदेशी पूंजीपतियों को भी बुलाया गया। ये कैसे? साम्यवादी व्यवस्था तो पूंजीवाद के पूर्ण रूप से खिलाफ है। पश्चिमी बंगाल में साम्यवादी व्यवस्था बहुत गहरी थी। 25 वर्षों से ऊपर वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के ही नेता का मुख्यमंत्रित्व शासन रहा। ज्योति बासु कम्युनिस्ट पार्टी के प्रखर नेता के रूप में उन्होंने 25 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में पूरे किए। लेकिन वो भी ऐसी व्यवस्था थी जहां भारतीय पूंजीपतियों को ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूंजीपतियों को बुलाया जाता रहा, स्वागत किया जाता रहा, उन्हें प्रेरित किया जाता रहा कि वे उद्योग स्थापित करें। इसलिए निष्कर्ष क्या है? यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विकास का ऐसा कोई मॉडल नहीं जो सार्वदेशिक हो, जो वैश्विक हो और जो सार्वकालिक हो, सभी कालों के लिए निरंतर हो, सतत हो, नहीं। क्योंकि आज पूरी जो दुनिया है लगातार परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और इस परिवर्तन के दौर में विकास की परिभाषा में भी परिवर्तन आ रहा है। सतत विकास की बात ज़्यादा हो रही है। हर एक राष्ट्र आगे बढ़ने के लिए नए नए तरीके, नए नए प्रतिमान अपना रहा है। आज हर देश के सामने नई नई चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए नए नए तरीकों की, नए नए प्रतिमानों की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। पूरे दुनिया की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं और पूरे देश में विकास का मॉडल भी इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर बनाया गया है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि विकास की जो इतनी लंबी यात्रा प्रागैतिहासिक काल से हम देख रहे हैं, विकास के उद्देश्य बदलते रहे। बदलते उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए विभिन्न रास्ते अपनाए गए, लेकिन कोई भी रास्ता सर्वसम्मत नहीं था, कोई भी रास्ता सर्वमान्य नहीं था। और वर्तमान में विकास की जब हम बात करते हैं तो बात सतत विकास की होने लगी है, अर्थात ऐसा विकास जो आने वाले पीढ़ियों के अधिकारों को भी अक्षुण्ण बनाए रखे और फिर भी हम अपनी खुशहाली में वार्धक्य कर सकें। विकास के विभिन्न मॉडल्स की बात करते हैं तो कुछ शब्द बार बार पर्यावरण से संबंधित लोगों द्वारा बोले जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ विकास, सस्टेन्ड डेवलपमेंट, दुर्लभ प्राणियों का संरक्षण और भूमंडलीय तापन, ये शब्द आपने सुने होंगे। ये पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द हैं। पर्यावरण आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के फेवरेट वर्ड्स हैं, जिसका उपयोग ये लोग बारंबार पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर करते हैं। और ये जो पसंदीदा शब्द हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में कारगर हुए हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव को पारिस्थितिकी के सुर से सुर मिलाते हुए जीवन जीना चाहिए। पारिस्थितिकी मतलब जैसी स्थितियां हैं आपके पर्यावरण की,
उसमें वैसा ही रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सुख पाने की चेष्टा करें, प्रयास करें और उसके साथ जीने की तमन्ना रखें। उसके साथ पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हुए नहीं, उसके साथ हमें जीना चाहिए और पर्यावरण में अपने तात्कालिक हित को छोड़ दें, अपने वर्तमान के सुख को भूल जाएं, स्वहित को त्याग दें और यदि ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ बंद कर देंगे। इनका मानना है कि पृथ्वी का इस सीमा तक उपभोग हो रहा है कि और प्राकृतिक साधनों को इस तरीके से नष्ट किया जा रहा है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको केवल हम उजाड़ धरती देंगे, जहरीली नदियां देंगे और प्रदूषित हवा देंगे। ऐसा भी विकास क्या? हम अपने वर्तमान के लिए भविष्य को ये सब दे के जाएं, ऐसी संपदा, ऐसी विरासत दे के जाएं, ये गलत होगा। और पर्यावरणविद इसी बात को लेकर सतत रूप से लोगों में चैतन्यता ला रहे हैं, लाने का प्रयास करते हैं। बारंबार इस बात का स्मरण कराते हैं कि जिस तरीके से आज हम भौतिकवादी हो चले हैं, जिस तरीके से आज हम विलासिता की ओर भाग रहे हैं, जिस तरीके से आज इस विलासिता और भौतिकवादी सुख की प्राप्ति के लिए हम प्राकृतिक दोहन करते हुए पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वह दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ी को हम अत्यधिक गहरे संकट में छोड़ के जाएंगे। और गहरे संकट से अर्थ है उजाड़ धरती, जहरीला पानी, प्रदूषित हवा आदि आदि। और यहीं से पर्यावरणवाद आया है। पर्यावरणवाद एक विचारधारा, पर्यावरण को लेकर एक विचारधारा का जन्म यहीं से होता है, इसी सोच से होता है। पर्यावरणवाद की जड़ें वैसे देखा जाए तो औद्योगिकरण के काल से शुरू होती हैं। औद्योगिकरण 19वीं शताब्दी के आसपास की घटना है, का घटनाक्रम है, जो हमने मूल रूप से हमने देखा था विकसित देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में हमने से देखा औद्योगिकरण को। और इस औद्योगिकरण की प्रक्रिया में जब कुछ विचारकों ने देखा कि पर्यावरण के साथ छेड़खानी प्रारंभ हो गई है, औद्योगिकरण पर्यावरण की छेड़खानी के बल पर आगे बढ़ रहा है, तो इन लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया और यही कहलाता है पर्यावरणवाद। गत 150 वर्षों में औद्योगिकरण के बाद से वर्तमान तक पर्यावरण को लेकर चिंताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती रहीं, गहराती रहीं और आज पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन गया है। पर्यावरण को लेकर बड़े बड़े मंच पर अब चिंताएं जाहिर की जाती हैं, समस्याओं पर विचार किया जाता है, विकास के मॉडलों पर विचार किया जाता है और अनेक तरह के प्रयास हो रहे हैं। और इस बात का और इसके गवाह हैं वे हजारों पार्टियां, हजारों दल जो दुनिया भर में पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के बचाव के लिए प्रयासरत हैं। और ये अधिकतर जो संगठन है ये गैर सरकारी हैं, क्योंकि सरकारी संगठन तो या सरकारी मशीनरी जो है वह तो विकास के नाम पर दोहन ही करती है। तो वो तो गैर सरकारी संगठन ही हैं जो पर्यावरण की चिंता करते हुए सरकार पर सतत रूप से दबाव बनाए रखते हैं पर्यावरण के बचाव के लिए। ऐसे हजारों लाखों गैर सरकारी संगठन आज विश्व में पनप चुके हैं जो सतत रूप से पर्यावरण के साथ की जाने वाली छेड़खानी के प्रति सरकारों को आगाह करते रहते हैं। इनमें से बहुत सी पार्टियां ग्रीन पार्टियां कहलाती हैं। ग्रीन पार्टियां, कुछ जाने माने पर्यावरणविद या पर्यावरण संगठन
ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पर्यावरण चिंतक संगठन है। कौन कौन से? ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। भारत में भी हिमालय को बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ था, जिसका अध्ययन आप किसी अन्य अध्याय में किए होंगे। चिपको मूवमेंट, जिसमें श्री सुंदरलाल बहुगुणा, श्री चंडी प्रसाद भट्ट, इन लोगों ने बड़े सक्रिय रूप से भाग लेते हुए सुनिश्चित किया कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो वन कटाव की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं सरकार के द्वारा की जाने की, उसे उन्होंने आंदोलन के माध्यम से सफलतापूर्वक रुकवाया। ये आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया। ऐसे समूह पर्यावरण उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिक और विकास नीतियों को बदलने में एक दबाव ग्रुप का काम करते हैं, दबाव डालने का काम करते हैं। और ऐसा काम, जैसा मैंने पूर्व में बताया, मेधा पाटकर ने नर्मदा के मामले में, चंडी प्रसाद भट्ट आदि ने पेड़ कटाई के मामले में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रयास किए हैं और सरकार पर सफलतापूर्वक दबाव बनाते हुए ये कोशिश की है कि सरकार विकास के ऐसे मॉडल को अपनाए जिसमें भविष्य की चिंता भी समाहित हो। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की चुनौती दे, उसको चुनने की अनुमति दे। आखिर इसके मायने क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ऑप्शन रहे कि वे जिस तरीके से जीवन जीना चाहते हैं उसकी उन्हें स्वतंत्रता रहे, उसके पास उनका वो विकल्प रहे। यदि लोग भोजन, आश्रय का अभाव, भूख या ठंड से मरते हैं, विद्यालय जाने की बजाय बच्चे काम में जाते हैं, तो फिर ये देश के अविकसित होने का सूचक है। सतत विकास की जो परिभाषित की गई, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मानव विकास सूचकांक, अर्थात HDI। अंग्रेजी में उसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आखिर ये वाली परिभाषा आने के पीछे और उसका मानव विकास सूचकांक से जुड़ने के पीछे संबंध क्या है? कारण स्पष्ट है कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक के जरिए न मापा जाए, यानी केवल आर्थिक पैमाना विकास के नाम पर जो अभी तक लिया जा रहा था, उसे केवल आर्थिक पैमाना न लेकर के अब अन्य बिंदुओं को भी लिया जाए। और इसीलिए विकास को मापने का तरीका मानव विकास सूचकांक किया गया, जिसमें आर्थिक विकास ही नहीं बल्कि साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु संभाविता, मृत्यु दर और कुछ अन्य सामाजिक संकेतन को जोड़ा गया, उनका मापन किया गया। इसके साथ ही आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की शर्त किस हद तक पूरी की गई है, वह भी मानव विकास सूचकांक का एक अभिन्न अंग माना गया। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि वर्तमान में विकास का विचार क्या है? बेहतर जीवन की कामना, बेहतर जीवन की इच्छा। और ये कामना मानवीय कार्यों की संचालक शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात मानव जो कार्य कर रहा है, विशेष रूप से प्राकृतिक दोहन के क्षेत्र में, वह अपने स्वयं के संचालन के बल पर इसे पूरा करे
विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मॉडल के लिए सतत रूप से खोज जारी रहे और इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांतों की समानता हो, लोकतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पनाओं की पुनर्व्याख्या हो और इसका सतत रूप से प्रयास हो। मेरे ख्याल से समाप्त। इस अध्याय के समाप्ति पर कुछ प्रश्न आपके सामने, ये दीर्घ प्रश्न हैं, इस उद्देश्य के साथ दिए जा रहे हैं कि इसका अध्ययन करते हुए आप विषय से संबंधित अधिकतर बिंदुओं को छुएंगे और सही उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, आप विकास से क्या समझते हैं? क्या विकास की परिभाषा, प्रचलित परिभाषा, समाज के सभी वर्गों को लाभ देती है? ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको विकास की जो सामान्य परिभाषा है उसको लेते हुए अपना लेख आगे लिखना है और बताना है कि यह परिभाषा किस हद तक स्वीकार्य है। दूसरा प्रश्न विकास से संबंधित, विकास के कल्याणकारी राज्य मॉडल पर एक लेख लिखें। विकास के कल्याणकारी मॉडल राज्य पर एक लेख लिखें। इस प्रश्न में आपको सर्वप्रथम आपको बताना होगा कि कल्याणकारी राज्य का क्या तात्पर्य है। दूसरा बिंदु होगा, आखिर इस कल्याणकारी मॉडल की जरूरत क्यों है, और ऐसा बताते हुए आपको पुराने मॉडल की थोड़ी आलोचनात्मक बिंदुओं पर कुछ लिखना होगा। और इसके बाद अंत में आपको इसमें बताना होगा कि कल्याणकारी राज्य मॉडल किस हद तक अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल हो सकता है। तीसरा और अंतिम प्रश्न इस अध्याय में, विकास के विभिन्न मॉडलों की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, उस पर बिंदुवार एक लेख लिखें। अर्थात इस प्रश्न में आपको विकास के मॉडल की खामियों का जिक्र करते हुए ये बताना है कि इन खामियों के कारण, इन कमजोरियों के कारण ये विकास के मॉडल समुचित नहीं है, अपने उद्देश्य को पूरा नहीं करते हैं। और ऐसा कहते हुए आपको उसके आधार को बिंदुवार लिखना है और इस प्रकार एक संक्षिप्त लेख के रूप में दीर्घ प्रश्न आपको पूरा करना होगा।